अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हम अपना एक न्यू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्ज़ पत्थर बाय आमना सलीम खान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत और इंतकाम के शोलों में चलने वालों की कहानी, हल्की हल्की बूंदाबांदी जैसे आसमान धीरे धीरे ज़मीन से बातें कर रहा हो। हर चीज़ पर नरमी सी छा गई थी। सड़कों पर चलते बुझते लैंपों की मदम रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर एक तिलस्मी चमक पैदा कर रही थी। फ़िज़ा में नमी की खुशबू घुली हुई थी। मट्टी, बारिश और तन्हाई का एक हसीन इम्तज़ाज। रात के 11 बज रहे थे। गलियां सुनसान थीं। सिर्फ बारिश के गिरने और कभी कभार बिजली के गरजने की आवाज़ सुनाई देती थी। इन सन्नाटों को चीरता हुआ एक शख्स तेज़ कदमों से चलता जा रहा था। इसके हाथ में स्याह छतरी थी जिसके किनारों से पानी के कतरे टपक रहे थे। इसके कदमों की चाप भीगी हुई सड़क पर एक उदास मौसीकी सा असर दे रही थी। यह अमरीकी रहायशी इलाका था। छोटे छोटे फ्लैट, हर एक अपनी खामोश कहानी में गुम। वो शख्स आखिर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो खामोशी ने इसे खुशामदीद कहा। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस छोटे से फ्लैट में वो तन्हा रहता था। दीवारों पर टंगी तस्वीर, अधबुझी लाइट और बाहर बारिश की हल्की सरगोशियाँ, सब ने मिलकर एक उदास सुकून पैदा कर रखा था। अभी वो कोट उतार ही रहा था कि अचानक पास वाले अपार्टमेंट से किसी चीज़ के गिरने और शीशे टूटने की आवाज़ गूंजी। वो चौंक उठा। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो चेक करने के लिए बाहर आया तो साथ वाले फ्लैट के दरवाजे से मार पीट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कोई वहाँ मुश्किल में है। दरवाज़ा खुला था। कुछ आदमियों की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन इसका हमसाया किसी मुसीबत में था। वो अंदर दाखिल हुआ तो पहली नज़र ने ही इसके खून को जमा सा दिया। सामने की रोशनी धुंधली पड़ गई थी और हर चीज़ साकिन, जैसे सांस रोक दी गई हो। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसका वजूद पसीना पसीना होने लगा। 2 साए आदमियों के तौर पर खड़े थे। इनकी बंधी हुई उंगलियां रिफ्लेक्स की तरह पिस्तौल की मतलब ठंडी धात पर जम गई थी। इसके दोस्त का चेहरा खून और मिट्टी में ढका हुआ था। सांस तो जैसे धीरे धीरे इसके सीने से निकल रही थी। पसीना इसकी पेशानी पर मोतियों की तरह जगमगा रहा था। दिल तेज़ धड़क रहा था। आवाज़ अंदर से गैर महसूस अंदाज में लरज़ रही थी। 2 आदमी जो इसके दोस्त पर गन ताने खड़े थे। पहले उन्होंने बुरी तरह से इसे मारा था। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था। अब वो इसे जान से मारने का इरादा रखते थे। वो जल्दी से इसके पास गया। साइम, तुम ठीक हो? इसने फ़िक्रमंदी से पूछा। आगे से कोई जवाब न मिला। साइम, तुम ठीक हो? हमदान ने लड़खड़ाती आवाज़ के साथ दोबारा बामुश्किल अल्फाज अदा किए। साइम ने अधखुली आंखों से हमदान की तरफ देखा। इन आदमियों ने साइम को मार मार कर इसके मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया था। चले जाओ हमदान, हमदान, तुम यहाँ से चले जाओ। ये लोग तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएंगे। साइम ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ बामुश्किल चंद अल्फाज अदा किए। साइम की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। खौफ और इल्तिजा की मिट्टी इसकी हल्की हल्की सुनसान आवाज़ में चमक रही थी। मगर अगले लम्हे एक आदमी ने हमदान की शर्ट की कॉलर दबोचकर इसे पीछे की तरफ खींच दिया। कपड़ा उसकी जल्द पर रगड़ने लगा। जूतों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं ठंडी सांसों का शोर, सब मिलकर एक खतरा भर संगीनियत बन गए जो फ़िज़ा में घुल गया। क्या लगते हो तुम साइम के? उन्होंने रोबदार लहजे में पूछा। साइम और मैं दोस्त हैं, हमदान ने जल्दी से घबराते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है। वो दोनों आदमी कहका लगाने लगे। तुम्हारे दोस्त ने हमसे कर्जा लिया था, अभी तक वापस नहीं कर सका, इसलिए आज हम इसको जान से मारने आए हैं। उन्होंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, जैसे वो पक्का इरादा करके आए हों। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमदान के हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली। इसका रंग उड़ रहा था। हम लोग ऐसा ही करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने साइम पर गोलियों की बरसात कर दी। चंद लम्हों का खेल था और साइम के बेजान वजूद देखने वाला इंसान इस लाश पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। साइम की रूह परवास कर चुकी थी। पीछे बेजान सर्द वजूद बाकी रह गया था। हमदान हैरत से फटी आंखों के साथ सब देख रहा था। शायद वो खुद भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था, या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों आदमी अब कहका लगा रहे थे। तुम्हें भी जाना है अपने दोस्त साइम के पास? उन्होंने हमदान को गिरेबान से दबोचा और उसकी आंखों में देखते हुए संजीदा अंदाज में पूछा। नहीं। हमदान ने नफ़ी में हर गर्दन हिलाई। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी और एक बेटी हैं। मेरे अलावा इनका कोई नहीं। मुझे मत मारना, मेरा कोई कसूर नहीं। हमदान इनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था।
इसकी इल्तिजा में दर्द छुपा था। मौत का होप, ये होप उसकी आंखों में वाज़ह झलक रहा था। हम कैसे यकीन कर लें कि जो कुछ तुमने अभी देखा जाकर पुलिस को नहीं बताओगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ पुलिस को कुछ नहीं बताऊँगा, हमदान ने जल्दी से कहा। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे, हमदान के फ़ोन पर कॉल आने लगी। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। अलीज़ा बच्चा, फ़ोन के ऊपर नाम आ रहा था। कॉल आना बंद हुई। इस आदमी ने हमदान की जेब से फ़ोन पकड़ा। कॉल आना बंद हो चुकी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर वॉलपेपर में 3 लोगों की तस्वीर थी। अलीज़े, हमदान साहिब, जमदा बेगम। इस आदमी ने घूर कर अलीज़े की तरफ देखा। इंतहाई हसीन लड़की। हमदान साहिब का दिल कर रहा था इस आदमी की आंखें नोच लें। कौन है ये लड़की? मेरी बेटी है, हमदान साहिब ने कहा। एक ऐसी लड़की की ही तलाश थी हमें। तुम्हारी बेटी हमारे बहुत काम आने वाली है, इस शख्स ने कहका लगाते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमदान साहिब हैरत और गुस्से के साथ इन दोनों आदमियों की तरफ देख रहे थे। यकीनन तुम्हारी बेटी ये नहीं चाहेगी कि हम इसके बाप को जान से मार दें, उन्होंने कहका लगाते हुए कहा। इनके अंदाज से ऐसा लग रहा था ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। हमदान ने खुद को इंतहाई बेबस महसूस किया। कमरे में सुबह की नर्म रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। पर्दों के पीछे से सूरज की किरणें सुनहरी लकीरों की तरह अंदर दाखिल होकर दीवारों पर नरमी से रक्स कर रही थी। अलीज़े के कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जो कभी किताबों के सफ़े उलट देती तो कभी मेज़ पर रखी हुई चीज़ों को झुंका देती। अरे अलीज़ा बेटा, अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो, कॉलेज का टाइम हो गया, वक्त निकल रहा है। मामा की मोहब्बत भरी आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। वो एक हाथ से अलीज़े के बिखरे बालों पर शफकत से हाथ फेर रही थी और दूसरे हाथ से कमरे की चीज़ें समेट रही थी। कहीं नोटबुक्स बिखरी थी, कहीं रजिस्टर, तो कहीं पेंसिल और पेन। अलीज़े बच्चा, उठो भी, आज आपने नमाज भी नहीं पढ़ी, फिर कहोगी दिन अच्छा नहीं गुजरा, मामा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अलीज़े ने करवट ली, आंखों में नींद की चमक और लबों पर शौक मुस्कुराहट। जी मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं जाग रही हूँ, बस आंखें सो रही थी, अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मामा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। चलो अब उठो और कॉलेज की तैयारी करो, आयतल कुर्सी पढ़कर तैयारी शुरू करना, फिर दिन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, इसकी मामा ने मोहब्बत से कहा। अलीज़े ने आहिस्ता से उठकर चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। जमदा बेगम के बाहर जाने के बाद फिर से कमरे में खामोशी कायम हो गई। अलीज़े उठ चुकी थी और अब अपना बिस्तर सेट कर रही थी। कमरे की खिड़की से नर्म सुनहरी धूप अंदर उतर रही थी, जो अलीज़े के चेहरे पर पड़कर इसकी मासूमियत को निखार दे रही थी। मेज़ पर रखी जाए नमाज, जिसकी रोज़मर्रा की हमराज हो, खामोशी से रोशनी में नहा रही थी। अलीज़े बचपन से ही नमाज की पाबंद थी। इसके लिए नमाज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि दिल का सुकून थी। जिस दिन वो बगैर नमाज के स्कूल या कॉलेज जाती, दिल के किसी कोने में हल्की सी उदासी और बेचैनी इसका पीछा नहीं छोड़ती थी, जैसे रूह में कुछ अधूरा रह गया हो। वो हमदान चौधरी और जमदा बेगम की आंखों का तारा थी, इकलौती औलाद जिसने इनके घर को कहकों और रोशनियों से भर दिया था। अब वो 19 बरस की हो चुकी थी, उम्र शबाब की दहलीज पर खड़ी, ख्वाबों, दुआओं और उम्मीदों से लबरेज। सिर्फ 2 माह बाद इसकी 20वीं सालगिरह आने वाली थी और इस बार हमदान साहिब ने वादा किया था कि वो बैरून मुल्क से सिर्फ अपनी बेटी की सालगिरह के लिए ज़रूर वापस आएंगे। अलीज़े ज़हीन और मेहनती तालबा थी। सेकेंड ईयर के इम्तहान करीब थे, मगर इसका दिल पढ़ाई के साथ साथ रंगों की दुनिया में भी बसता था। वो सोचती थी कि इम्तहान ख़त्म होते ही पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करेगी, ताकि अपने ख्वाबों को रंगों के रूप में ढाल सके। आज अलीज़े के चेहरे पर हल्की सी चमक थी, क्योंकि आज इसकी एक करीबी दोस्त की सालगिरह थी। इसने अपनी अलमारी से ब्लैक रंग की फ़्रॉक निकाली, बालों में नर्म सा रिबन लगाया और आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा दी, जैसे ज़िंदगी ने इसे खूबसूरती, ईमान और ख्वाब तीनों नेमतों से नवाजा हो। अलीज़े और इसकी एक दोस्त सानिया ने मिलकर एक रेस्टोरेंट में रानिया की सालगिरह की पार्टी रखी है। अयान शामिर, जो कि 25 साल मगरूर, ज़िद्दी और बला का खूबसूरत नौजवान है। इसकी आंखें सब्ज़ रंग की हैं और लंबी पलकें हैं। बाकी नौजवानों की तरह अयान में भी बहुत सी गलत बातें थी, मगर एक चीज़ अच्छी थी कि वो जानी नहीं था। इसको गर्लफ्रेंड बनाने का कोई शौक़ नहीं था, अलबत्ता लड़कियां इसके लिए पागल थी। अयान का एक बहुत अच्छा दोस्त अहमद है, जो कि कॉलेज टाइम से इसके साथ हैं। अयान और अहमद दोनों अयान के घर पर मौजूद थे। यार अयान, आज कोई पार्टी करते हैं, तुम्हारे लिए आज बहुत ख़ास दिन है, तुम अपने गांव के सरदार बन रहे हो, अहमद ने खुशी से कहा। बस कोई ख़ास बात नहीं है, अयान ने मुँह बनाते हुए बेरूही से कहा, जैसे वो बिल्कुल खुश नहीं था। मैं 4 साल पूरे अमेरिका में इसलिए वेस्ट करके आया हूँ कि यहाँ अगर गाँव वालों के पानी बिजली के मसले हल करूँ, अयान ने नागवार अंदाज में कहा।
इसके चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी। दादा जान को कौन समझाने, पहले इस सरदारी के चक्कर में अपने बेटे को खो दिया, अब मेरे गले मुसीबत डाल रहे हैं, अयान ने दुखी अंदाज में कहा। माजी के मनाजिर जहन में गर्दिश करने लगे। इसके बाद वो हल्का सा हंसा। मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया अपनी बातों से, अयान ने कहा। फिर इस हंसी में दर्द छुपा था। अहमद भी चेहरे से अब उदास लग रहा था। अहमद हर चीज़ जानता था। अच्छा ना, आप परेशान नहीं हो, अहमद ने इसे हौसला देते हुए कहा। ज़्यादा टाइम तो तुम शहर ही रहते हो, कभी कभार जाकर गांव का हाल अहवाल पूछ लो तो क्या मसला है, अहमद ने अपनी तरफ से आसान हल पेश किया। इसकी नज़रें अयान के चेहरे की तरफ ही थी, जबकि अयान अपने हाथ की तरफ देख रहा था। इसकी उंगली में इसके बाबा की अंगूठी थी, सब्ज़ पत्थर। अहमद का यह आसान हल इसे कुछ हद तक ठीक लगा था। मसला ये है कि उनको साथ ही मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हो जाती है, अयान ने बेदिली से कहा, जैसे इसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओह, तो ये बात है, अहमद ने बोला, साथ ज़ोरदार कहका लगाया। तुम हंस रहे हो, सीरियसली, अयान ने हैरत से कहा। यार, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या मसला है, शादी भी कोई मसला है? शादी तो सुकून है, एन्जॉयमेंट है, एडवेंचर है, अहमद ने आंख मारते हुए कहा। बकवास नहीं करो, अयान ने कहा। वो अहमद की बात का मतलब समझ चुका था। अच्छा मेरी जान, माजरत, अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। चलो आओ गाँव चलें, दादा जान इंतज़ार कर रहे हैं, अहमद ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ चलो। इसके बाद वो दोनों अयान की कार में बैठ गए और गांव के रास्ते निकल गए। 4 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग गांव पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। मेरा शेर, इतनी देर कर दी, सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, दादा जान ने फ़िक्रमंदी से कहा। बस सॉरी दादा जान, थोड़ी देर हो गई, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। चलो आ जाओ बाहर, मेरे साथ रस्म करते हैं। इसके बाद दादा जान ने अयान को सरदार की कुर्सी पर विराजमान किया, खुद भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ के। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। मैं सरदार अयान शामीर खान, इस गाँव का नया सरबरा, अब आप लोगों का खैर हवा। आज से ये गाँव भी मेरा, सरदारी भी मेरी, अदालत भी मैं, और गद्दारी करने वालों के लिए मौत भी मैं। अयान ने रोबदार आवाज़ में खुतबा दिया। हर कोई खामोशी और गौर से इसकी आवाज़ सुन रहा था। इसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। दूर दूर से लोग इसकी गद्दी नशीन की रस्म देखने आए थे। हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। इस कुर्सी पर विराजमान शख्स ये भूल गया है शायद। रस्म खत्म हुई, सब लोग खाना खाकर चले गए, अयान ने कहा, और वहाँ से हवेली की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद दादा जान भी वापस हवेली आ गए और अयान के कमरे की तरफ गए। वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? दादा जान ने कमरे में दाखिल होते हुए सवाल किया। दादा जान, मैं खुश नहीं हूँ, अयान ने परेशानी से कहा। बाहर जो वादे करके आया हूँ, अगर मेरे से पूरे ना हुए फिर? अयान ने फ़िक्रमंदी से कहा। तुम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, ये लोग वही करेंगे जो हम बोलेंगे, दादा जान ने बेफिक्री से कहा। मैं शहर वापस जा रहा हूँ, अयान ने कहा। इतनी जल्दी? दादा जान ने हैरत से कहा। जी बस, वहाँ कोई काम है। चलो जाओ फिर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, फिर जब तुम दोबारा आओगे तब सुकून से बैठ कर करेंगे, दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दादा जान, अल्लाह हाफिज़, अयान ये बोलकर कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद वो शहर के रास्ते निकल पड़ा। अयान वापस शहर आ गया। फिर वापस आने से पहले अपनी मोरे और बहन से ज़रूर मिला था। मोरे भी बहुत खुश थी, आखिर इनका बेटा सरदार बन गया था। अयान जानता था दादा जान इससे क्या बात करना चाहते थे। वही शादी की बात पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। अलीज़े अपनी दोस्त की सालगिरह के लिए तैयार हो रही थी। इसने ब्लैक कलर लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिसके गले पर काम हुआ था। इसने बाल भी खुले छोड़े। वो तीनों रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी और अब खाना ऑर्डर करने वाली थी। यार अलीज़े, वो जो सामने 3 लड़के हैं ना, इनमें से एक कब से हमें घूर रहा है, अलीज़े की दोस्त सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अलीज़े ने इनमें से एक की तरफ देखा। इसने इशारा करने शुरू कर दिया। इसकी इतनी हिम्मत, अलीज़े ने गुस्से से कहा। यार अलीज़े, दफ़ा करो, अलीज़े की दोस्त ने घबराते हुए कहा। 1 मिनट रुको तुम, अलीज़े इन तीनों लड़कों की टेबल पर आई। आप लोगों को तमीज़ नहीं है? अलीज़े का दिल कर रहा था इनका मुंह नोच ले। अयान गांव से सीधा अपने शहर वाले घर आया था। थोड़ी देर में इसके दोस्त अहमद और हसन भी आ गए। हसन ने बहुत ज़ोर से बोला, सरदारियाँ कायम, बड़े बड़े सरदार बैठे हैं इधर तो। सरदार जी, हाथ चूम सकता हूँ? बस बस, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगा, अयान ने धमकाते हुए कहा। अरे मेरे शहजादे, क्या हुआ? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ना, मूड ठीक करो, पार्टी करते हैं, अहमद ने मशवरा दिया। वो अयान का ध्यान तब्दील करना चाहता था। वो सारे रास्ते गाँव और सरदारी की बातें करता रहा था। वो सरदारी को बहुत ज़्यादा सर पर सवार कर रहा था। एक ही चीज़ की टेंशन ले लेकर ऐसे वो बीमार भी हो सकता था। यार मेरा दिल नहीं है, तुम दोनों चले जाओ, अयान ने बेदिली से कहा। जाओ बस खाना खाने
आ जाओ, बस खाना खाने जाना है, अहमद ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। अच्छा चलो। अयान के शहर वाले घर के पास एक रेस्टोरेंट था। वो लोग पैदल जा रहे थे। आपको तमीज़ नहीं, कैसे घूर रहे हो? अलीज़ा ने सख्त लहजे में कहा। जाहिल। आय हाय, गुस्सा। हसीन दिलकश एक आदमी ने कहा। इसकी गंदी नज़रें अलीज़े के चेहरे पर ही थी। क्या बकवास कर रहे हो? अलीज़े ने चटकते हुए कहा। अलीज़े ने चीखते हुए कहा। इधर से अयान भी अंदर दाखिल हुआ। अरे मैडम जी, गुस्सा नहीं करते, इस आदमी ने हंसते हुए कहा। अयान बहुत गौर से इस मंजर को देख रहा था। अयान भी इस रेस्टोरेंट में आया था जहां अलीज़े पार्टी कर रही थी। हसन अहमद ऑर्डर देने गए थे। अयान इस आदमी के पास आया और सर्द निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए अलीज़े से बोला, वापस अपनी जगह पर जाएं। अरे अरे, एक मिनट, तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं क्यों जाऊँ? पहले ये मुझसे माफ़ी मांगे, अलीज़े ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा और अपनी शर्त बताई। सॉरी छोड़कर सब कुछ करेंगे, मेरे साथ अगर बैठो। एक खबीस आदमी ने कहका लगाते हुए अपनी गंदी सोच का सबूत दिया। इसकी बात पर बाकी दो आदमियों ने भी अलीज़े की तरफ देखते हुए कहका लगाया, साथ सिगरेट जलाया। अयान ने एकदम से अलीज़े का बाजू पकड़ा और इसे इस जगह से थोड़ा दूर ले आया। रेस्टोरेंट में इस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम भी इन लोगों जैसे हो, ठरकी, आवारा, चिनाख। इसके साथ ही अलीज़े ने अयान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अलीज़े ने अपना गुस्सा गलत इंसान पर निकाल दिया था। वो काफ़ी देर से इन तीनों आदमियों की बातें और गंदी नज़रें बर्दाश्त कर रही थी। इसका सब्र जवाब दे गया था। तुमको पता है तुमने किसको थप्पड़ मारा है? अयान की सब्ज़ आंखें सुर्ख हो रही थी। अयान ने ज़ब्त के साथ हाथ की मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद की और रोबदार सख्त आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे शौक़ है जानने का, बाढ़ में जाओ। अलीज़ा बेफिक्री से ये बोलकर वहाँ से जाने लगी। तुम्हें पता है अब तुम्हारे साथ क्या होगा? अयान ने अपनी तरफ से इसे डराने की कोशिश की। अयान की आवाज़ पर वो ठहरी फिर चंद पल के लिए। मैं नहीं डरती किसी से, आई समझ तुम्हें? और फिर चल कर अपनी दोस्तों तक आई। अलीज़े की दोस्त ये सब देखकर अभी तक शौक थी। तुम दोनों मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? चलो वापस चलें, मेरा मूड ख़राब हो गया, अलीज़े ने मुंह बनाते हुए कहा। यार क्या थप्पड़ मारा है? आगे से कुछ बोला भी नहीं, अलीज़े की दोस्त ने हैरत से बोला। भाड़ में जाए, अलीज़े ने लापरवाह से अंदाज में कहा। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। अयान सख्त नज़रों से अलीज़े को वहाँ से जाता देख रहा था। अगर मेरी तरबियत में ये शामिल ना होता कि औरत पर हाथ नहीं उठाते, तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाता सारी ज़िंदगी याद रखती, अयान ने दिल में बोला। अलीज़े ने रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया। काम हो गया, जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। वो रेस्टोरेंट आया था और प्लान के मुताबिक मैं इसे थप्पड़ भी मार चुकी हूँ। अलीज़े की दोस्त गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसने पीछे मुड़कर घबराते हुए देखा, कहीं अयान इसके पीछे तो नहीं आ रहा, पर सड़क खाली थी। अलीज़े गाड़ी में बैठ गई। अयान ज़ुबान से वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। अहमद और हसन भी हैरत से अयान को देख रहे थे। क्या देख रहे हो? अयान ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, गुस्से में है या नॉर्मल है। आ जाओ मेरे साथ। अभी वो बाहर आया ही था, सामने ही वो तीनों लड़के खड़े थे जिन्होंने अलीज़े के साथ बदतमीज़ी की थी। अच्छा हुआ तुम लोग मुझे इधर ही मिल गए हो। कल चक्कर लगाऊंगा तुम तीनों के घर। मुझे तुम लोगों को थोड़े आदाब सिखाने हैं और तुम लोगों की बहनों से भी सलाम दुआ करनी है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आंखें ज़ब्त और गुस्से से सुर्ख हो रही थी। लड़की से थप्पड़ खाने के बाद दिमाग खिल गया है तुम्हारा, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। अयान को एकदम से शदीद गुस्सा आया। मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, पर अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हुई। इसके साथ ही अयान ने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा और फिर बस मारता चला गया। वो आदमी मरने वाला हो गया जब अयान ने इस पर रहम खाते हुए इसे छोड़ा। हसन और अहमद भी बाकी दोनों से लड़ रहे थे। वो तीनों इन तीनों के आगे कुछ भी नहीं है। आखिर वो तीनों इधर से भाग गए। अयान का हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। वो लोग वापस घर आ गए। अहमद ने अयान के हाथ की पट्टी की। इसके बाद अयान ने अपने रूम में आ गया। एकदम से अलीज़े का चेहरा अयान की आंखों के सामने आया और फिर इसकी सब्ज़ आंखें गुस्से से लाल हो गई। अयान बेड पर सीधा लेट गया और आंखें मूंद ली। एकदम से अलीज़े के अल्फाज इसके कानों में गूंजे। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हें अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, अयान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अयान के फ़ोन पर हसन का मैसेज आया। गाल कैसी है? हसन इसे तंग कर रहा था। सुबह मिलकर बताऊंगा कैसी है, अयान ने शदीद गुस्से में मैसेज टाइप किया। हसन ने स्माइल इमोजी भेजा। ऐसा क्या करने वाले हो? अयान ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। सुबह का सूरज सारे जहां को रोशन कर चुका था। अलीज़े बच्चा जल्दी करो, कॉलेज से देर हो जाएगी। अलीज़े की मामा ने किचन में नाश्ता बनाते हुए अलीज़े को आवाज़ दी। जी मामा, बस हो गई तैयार। इसके बाद अलीज़े ने नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। अलीज़े आज कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्ब रही कल वाले वाक़ये की वजह से। छुट्टी का टाइम था, सब लोग घर जा रहे थे। अलीज़े पैदल ही कॉलेज आती जाती थी क्योंकि इसका घर कॉलेज से करीब ही था। अलीज़े को लग रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। आज सुबह से ही इसका दिल घबरा रहा था।
घर आने के बाद इसे एहसास हुआ था इसे इस आदमी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो बस इन लोगों को बताना चाहता था कि वो मेरा रिश्तेदार है और वो लोग मुझसे अपनी गंदी नज़रें हटा लें। पर अब देर हो चुकी थी। एकदम से एक कार इसके सामने आकर रुकी और इसमें से दो औरतों ने निकलकर एकदम अलीज़े के मुंह पर रुमाल रखा और इसे कार में बिठाकर अयान के घर ले आई। अलीज़े ने हाथ पांव चलाए फिर पर बेसुध रहा। आप लोग जा सकती हैं। अयान सोफे पर बैठा था और वो लोग बेहोश अलीज़े को अयान के सामने वाले सोफे पर होशो हवास से बेगाना छोड़ गए। अलीज़े कॉलेज की वर्दी में थी और इसकी पौनी गिरने की वजह से इसके लंबे बाल खुलकर बिखरे हुए थे। अयान बहुत गौर से इसे देख रहा था पर एकदम से इसे थप्पड़ याद आया। इसने बस टेबल पर पड़ा ग्लास उठाया और अलीज़े के मुंह पर फेंक दिया। वो एकदम से डर कर उठी और सामने इस आदमी को देखकर इसका वजूद सर्द हो गया। इसने इर्द गिर्द देखा। इसको अयान की सुर्ख आंखों से खौफ आना शुरू हो गया। मैं यहाँ कैसे? मैंने जानबूझ। वो एकदम से डर कर उठी और सामने इस आदमी को देखकर इसका वजूद सर्द हो गया। इसने इर्द गिर्द देखा। इसको अयान की सुर्ख आंखों से खौफ आना शुरू हो गया। मैं यहाँ कैसे? मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। हाथ स्लिप हो गया था। मुझे वापस जाने दो। अम्मी परेशान हो रही होंगी। आई एम सो सॉरी। मुझे एहसास है मैंने गलती की, अलीज़े ने घबराते हुए कहा। अलीज़े के लहजे में एक खौफ सा छुपा था। तुमने देर कर दी। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। अब सज़ा का वक्त है, अयान ने सख्त लहजे में कहा, जैसे वो हतमी फ़ैसला कर चुका हो। मैंने कहा था ना कल कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तुमने बोला नहीं और ना जानने का शौक़ है। काश जान लिया होता। अलीज़े का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कि कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अलीज़े ने डरते हुए पूछा। इसके हाथ पाँव कांप रहे थे। मेरे आदमी तुम्हारी मामा को लेने गए हैं। वो भी बस थोड़ी देर में आ जाएंगे इधर, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इस मुस्कुराहट के पीछे जो छुपा था अलीज़े इससे वाकिफ़ नहीं थी। क्या मतलब? अलीज़े ने पूछा। अभी कुछ देर में हमारा निकाह है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी आपसे। आप मेरे से इतने बड़े हैं। क्या तुमने थप्पड़ मारते वक्त सोचा था कि मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ? अयान ने टेबल पर पड़ा ग्लास जोर से ज़मीन पर पटका, जिसकी आवाज़ से अलीज़े की ज़ोरदार चीख निकली। अलीज़े के आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हुआ। चुप, अब तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए मुझे, अयान ने उकताहट से कहा। वो अलीज़े के रोने की आवाज़ सुनकर बोर हो गया था। थोड़ी देर बाद अलीज़े की मामा अंदर दाखिल हुई। लो आंटी भी आ गई, अयान ने सोफे से खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा। अलीज़े भागकर अपनी माँ के सीने से जा लगी और ज़ोर शोर से रोने लगी। अलीज़े बच्चे, ये सब क्या है? अलीज़े की मामा परेशानी से पूछा। मामा वो मैं कल, अलीज़े भी बोल रही थी कि अयान ने बोला आंटी मुझे अलीज़े पसंद है और मैं इसे निकाह कर रहा हूँ। खुद मान जाएं बेहतर है, वरना बगैर निकाह के खेल बनाकर भी अपने पास रख सकता हूँ। अलीज़े की मामा और अलीज़े अयान से कुछ फासले पर खड़ी थी। अलीज़े अपनी माँ के सीने लगी थी। मामा, हमारे प्लान में निकाह नहीं था। ये तो निकाह की बात कर रहा है। अब क्या करें? मैं काफ़ी टाइम से इसको शादी के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, मान ही नहीं रही। अब मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर लिया। अयान ये थोड़ी बता सकता था कि बदला लेने के लिए शादी करा। अयान ने नॉर्मल अंदाज में दो टोक बात की। अलीज़े के मामा हैरत से कभी अलीज़े की तरफ देखें, कभी अयान की तरफ। अलीज़े ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मामा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने इसको थप्पड़ मारा था, इसका बदला ले रहा है। अलीज़े ने रोते हुए अपनी मामा को सारी बात बताई। अलीज़े की मामा मज़ीद हैरत में मुब्तला हो गई। चुप कर जाओ मेरी प्यारी बेटी, मैं देखती हूँ कैसे लेता है बदला, अलीज़े की मामा ने सख्त लहजे में कहा, अयान की तरफ देखते हुए। दोनों माँ बेटी खूब कमाल की एक्टिंग कर रही थी। आंटी प्लीज़, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दें और इधर से चली जाएं, अयान ने अब की बार सख्त लहजे में कहा। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके सामने निकाह हो जाए, आप भी अपनी बेटी के निकाह में शामिल हो जाएं, पर लगता है गलती कर दी। हमदर्दी का तो ज़माना ही नहीं रहा, अयान ने मुंह बनाते हुए कहा। वाह, क्या हमदर्दी दिखा रहे हो, अलीज़े की मामा ने तंज़िया अंदाज में कहा। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया मैं पुलिस को ले आऊँगी। अलीज़े की मामा ने इसे डराने की कोशिश की। शौक़ से लाएं, अयान ने मुस्कुराते हुए बेफिक्री से कहा। अलीज़े नज़रें झुकाकर किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। अलीज़े समझ चुकी थी वो और इसकी मामा बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। निकाह इनके प्लान का हिस्सा नहीं था, पर वो निकाह की हामी क्यों भर रही थी? ये बोलते हुए बामुश्किल आवाज़ इसकी हलक से निकली। आंखें नम थी, वो नहीं जानती थी निकाह के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अलीज़े बेटा, नहीं, मत करो, ये घटिया इंसान है, तुम्हारे लायक नहीं है। अलीज़े की मामा ने इसे समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की, पर वो अटल फैसला कर चुकी थी। अलीज़े के अचानक हाँ करने पर अयान को भी हैरत का झटका लगा था। कमरे की फ़िज़ा बोझल थी, जैसे दीवार भी सांस रोक रखी हो। अयान की नज़रें अलीज़े पर जमी थीं, हैरत, गुस्से और उलझन के मिले जुले जज्बात इसकी आंखों में वाज़िया थे। अलीज़े ने हाँ तो कर दी थी, मगर इसके दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकल आने को बेताब थीं।
मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। अलीज़े की मामा की लरजती आवाज़ ने खामोशी को चीर डाला। आंसू इनके रुखसारों पर बहते हुए अलीज़े के दिल में भी बोझ डाल गए। मामा, रोए मत, मेरी किस्मत में यही लिखा था, अलीज़े ने कांपती आवाज़ में कहा, मगर इसकी आंखों की नरमी इसके मजबूत लहजे की गवाह नहीं थी। अयान एक कोने में खड़ा इस सारे मंजर से बेजार हो रहा था। इसके अंदर एक तूफान बरपा था, मगर चेहरे पर एक मसनूई सुकून छुपा हुआ था। उसने सुकून छाया हुआ था। वो खुद को कायल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो जो कुछ कर रहा था वो ठीक है। हसन, किसी मौलवी को लेकर मेरे घर आओ। अयान ने फ़ोन पर संजीदा अंदाज में हसन से कहा। किस लिए? हसन ने हैरानी से पूछा। मिलाद करवाना है, अयान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। अगर कहता निकाह करने लगा हूँ, पहले तो वो 100 सवाल करता, फिर पूरी टीम को अपने साथ ले आता। हसन, रीमल, अहमद, फारिस और मीरब, ये सब दोस्तों का एक ग्रुप था। हसन मौलवी को लेकर आया। अलीज़े और इसकी मामा सोफ़े पर बैठी थी। अयान इधर उधर चक्कर काट रहा था। अलीज़े और इसकी मामा सोफ़े पर बैठी थी, जैसे ज़मीन इनने इनके कदमों को रोक लिया। अयान अभी कमरे में बार बार चक्कर काट रहा था। दिल में अजीब बेचैनी थी। क्या एक थप्पड़ के बदले निकाह कर लेना दुरुस्त था? वो खुद से सवाल करता, मगर जवाब इसके गरूर के शोर में दब जाता। मौलवी साहब के आने की इत्तला मिली तो इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, शायद अना की तस्कीन की या अंजाम की खबर देने वाली। इधर अलीज़े का दिल एक ज़ोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे वक्त ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली हो और तकदीर के कागज़ पर नया बाब लिखा जाने वाला हो। कमरे में एक बोझल खामोशी छाई हुई थी, जिससे सिर्फ दिलों की धड़कनें तोड़ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां भी जैसे ठहर सी गई थी। अयान के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जो इसके अंदर के तूफान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपनी अना के ज़ेरे साया एक ऐसा फैसला करने जा रहा था जिसकी बाज़गश्त बरसों तक गूंजेगी। दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब हसन के हमरा अंदर दाखिल हुए। अयान ने नजरें इन पर जमाते हुए मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, चलिए, मौलवी साहब भी आ गए हैं। ये अल्फाज सुनते ही अलीज़े के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। इसने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म का दुपट्टा संभाला और नज़रें झुकाए बैठी रही। इसके हाथ लरस रहे थे, जैसे खौफ और बेबसी ने एक साथ इसे जकड़ लिया हो। वो अपने बाबा की सलामती के खातिर बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी। हसन की आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। वो अयान की तरफ देखकर कुछ कहना चाहता था, मगर हालात ने इसकी ज़ुबान कंग कर दी थी। अलीज़े की मामा बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। इनको बार बार हमदान साहिब का ख्याल आ रहा था। इनको क्या जवाब देंगी? काश हमदान साहिब आप इधर होते और अपनी बेटी की हिफाजत करते। ये लड़का पता नहीं किस मकसद के तक निकाह कर रहा है। कहीं वो अलीज़े को इस्तेमाल करके इसकी इज्जत हाक करके इसे तलाक न दे दे। बेशुमार मनफी ख्यालात अलीज़े की मामा के जहन में आ रहे थे। अलीज़े की मामा के चेहरे पर तशवीश की लकीरें वाज़िह थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी हमदान साहिब आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। दिल ही दिल में वो दुआ मांग रही थी, काश आप यहाँ होते, अपनी बेटी को बचा लेते। इनके जहन में अंदेशों का तूफान भरपा था। कहीं ये निकाह अलीज़े की बर्बादी का आगाज़ न बन जाए। कहीं ये लड़का इसकी मासूमियत को रोंद कर इसे तनहा न छोड़ दे। अयान ने गहरी सांस लेकर कहा, मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। कमरे में एक लम्हे को फिजा मुनजमद हो गई। मौलवी साहब ने गला साफ किया और संजीदा लहजे में बोले, अलीज़े हमदान, आपका निकाह अयान शामिर खान से सिक्का किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने संजीदा अंदाज में पूछा। इन अल्फाज के साथ अलीज़े के हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे। दिल जैसे सीने से निकलकर हथेलियों में आ गया। वक्त एक लम्हे को रुक गया और किस्मत ने अपनी मोहर लगा दी। दिल चाहा कि अयान को सब सच बता दूं, पर हिम्मत न हुई। जुबान को जैसे फकल लग गया हो। कुछ लम्हे खामोश ही की नज़र हुए। अलीज़े के जहन में इस शख्स की बातें गर्दिश करने लगी। मुझे अपने बाबा को बचाने के लिए ये निकाह करना ही होगा। जी जी जी, कबूल है, अलीज़े ने बामुश्किल आवाज़ निकाली। अयान शामिर खान, आपका निकाह अलीज़े हमदान से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। इसी तरह मौलवी साहिब ने दोनों से 3-3 बार पूछा। मुबारक हो, मौलवी साहिब ने अयान के गले मिलते हुए कहा। खैर मुबारक, अयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। हसन, जाओ, मौलवी साहिब को बाहर तक छोड़ कर आओ। पर अयान, हसन ने बोला, पहले इनको छोड़ कर आओ, फिर बात करते हैं। अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, हसन ने मुंह बनाते हुए बोला। अलीज़े की मामा इससे मिलकर वापस चलेगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बेटी। अलीज़े अभी भी गायब दिमाग के साथ सोफे पर बैठी थी। चलो, बहुत हो गया रोना धोना, चलो निकलो अब इधर से, अयान ने सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? अलीज़े ने हैरत से पूछा। फारसी बोली है मैंने, अयान ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। हमारा निकाह हुआ, अलीज़े ने इसे याद करवाया। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारा तो निकाह हुआ, अयान तंज़ियन अंदाज में मुस्कुराया। जहाँ मर्जी जाओ, मुझे परवाह नहीं, बस निकलो मेरे घर से, अयान ने रूपदार आवाज़ में कहा। अलीज़े का पूरा वजूद कांप रहा था। मैं किधर जाऊँगी? अलीज़े ने नम आंखों से कहा।
खेल ख़त्म हुआ, निकलो बस यहाँ से, अयान ने सर्द लहजे में कहा। अलीज़े की आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। आप कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी से खेलने वाले? अलीज़े ने इस सारे मामले के बाद पहली बार सख्त लहजे में बात की। तुम्हारा शोहर। इसी अंदाज में अयान ने जवाब दिया। कल तो तुम बोल रही थी कि तुम किसी से नहीं डरती, आज फिर यहाँ आंसू क्यों? अयान ने आंखें छोटी करते हुए सवाल किया। मुझे तो बस ये तुम्हारा गुरूर तोड़ना था, अब जाओ इधर से। ये बोलने के बाद अयान वहाँ से चला गया। इसका रुख अपने कमरे के जानिब था। इसके साथ ही अलीज़ा भी सोफ़े से उठ गई और आहिस्ता आहिस्ता चलती घर से बाहर आ गई। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। वो चलते चलते अयान के घर से थोड़ा दूर आ गई थी। अयान अपने कमरे में आया और जूतों समेत बेड पर लेट गया। इसने आंखें बंद कर ली थी। अचानक एक बार फिर इस मासूम लड़की का चेहरा आंखों के सामने आया। क्या मैं जो ये सब कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ? अयान ने खुद से सवाल किया। शायद ये इसकी ज़मीर की आवाज़ थी, पर इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने इसके साथ निकाह किया। इसकी अना इसके ज़मीर की आवाज़ को दबा रही थी। अब वो मेरी बीवी है। अयान शामिर खान की इज़्ज़त है। मैं इसे क्यों घर से निकाल रहा हूँ? हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा इसका कोई जोड़ नहीं। अचानक अयान की अना जाग गई और ज़मीर का गला आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। अलीज़ा अयान के घर के गेट तक आई। इसने एक नज़र पीछे मुड़ कर देखा। इस महल जैसे घर में रहने वाला शख्स इतना पत्थर दिल क्यों? इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अल्लाह पाक, आप कम ज़र्फ़ लोगों को इतनी ताकत क्यों देते हैं? अलीज़ा मुँह से अचानक शिकवा निकला। अलीज़ा थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही, शायद वापस बुलवा ले, पर कोई भी बाहर ना आया और वो वहाँ से चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी अयान की अना को तस्कीन न मिली। इसका दिल अभी जल रहा था। निकाह करके आज़ाद छोड़ देना कोई सज़ा नहीं होती। इसे तो वो जो चाहे मर्ज़ी करेगी। सज़ा तो कैद में रख कर दी जाती है। एकदम से अयान को ख्याल आया कि इसका घर अलीज़े के घर से काफ़ी दूर है। वो कैसे वापस जाएगी? इसका ख्याल था कि अलीज़ा अभी भी इधर ही सोफ़े पर बैठी होगी। शायद इसका ज़मीर अभी भी ज़िंदा था। ये सोचते हुए वो नीचे आया, जहाँ थोड़ी देर पहले निकाह हुआ था। अयान का रूम ऊपर था। नीचे उतरते हुए इसने सामने सोफ़े की तरफ देखा, जो अब खाली था। ज़रमीना बीबी काम वाली, वो लड़की किधर गई है? अयान ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। जी, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, ज़रमीना बीबी ने कहा। अच्छा ठीक है। वो बाहर की तरफ आया। ऐसे कैसे चली गई? अयान ने खुद से बोला। मैंने ही तो बोला था चली गई होगी। अयान खुद से ही बातें कर रहा था। अयान ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। अलीज़ा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसे चक्कर भी आ रहे थे। जाहिल इंसान, अगर वापस ही भेजना था तो अम्मी के साथ ही मुझे जाने देते। वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? बस 5 मिनट के लिए, बहुत ज़रूरी बात करनी है, अलीज़ा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। इस लड़की ने अपना फ़ोन अलीज़ा को दे दिया। अलीज़ा ने कॉल की। हेलो, मुझे इसने घर से निकाल दिया। वो निकाह भी कर लिया है। आपने बोला था वो निकाह नहीं करेगा, अलीज़ा ने परेशानी से कहा। बस थोड़ा इंतज़ार करो, वो तुम्हें वापस लेने आएगा। दूसरी जानिब से एक भारी आवाज़ वाला शख्स मुखातिब हुआ। अगर ना आया, अलीज़ा ने गुस्से से कहा, तो मैं खुद तुम्हें लेने वहाँ आ जाऊँगा। बस इसके घर के आसपास रहो, दूर नहीं जाना। वो शख्स अलीज़ा को समझा रहा था। अलीज़ा ने फ़ोन इस लड़की को वापस कर दिया। मुझे तो अपने घर का यहाँ से रास्ता भी नहीं पता, अलीज़ा ने परेशानी से बोला। अल्लाह पाक मेरी मदद करें। अलीज़ा वहाँ फुटपाथ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अरे मैडम जी, रास्ता भूल गई हैं क्या? आओ मैं छोड़ देता हूँ। एक मोटरसाइकिल सवार अलीज़ा के पास आकर रुका और मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, आप अपना काम करें, अलीज़ा ने सख्त लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। अरे शर्माए नहीं, आ जाएं, देखे तो रात हो रही है, मुझे अपना दोस्त समझें। अलीज़ा सख्त नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। इस टाइम वहाँ कोई भी नहीं था। इस आदमी की मासूम सब्ज़ आंखों वाली लड़की को देखकर नीयत खराब हो रही थी। इसने अलीज़ा की तरफ अभी हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने इतनी ज़ोर से इसका हाथ पकड़ा। अरे छोड़ो पागल इंसान, इस आदमी को। अयान की सुर्ख आंखों से खौफ आना शुरू हो गया और फिर अयान ने एक ज़ोरदार मुक्का इस आदमी के मुंह पर रसीद किया। जाके गाड़ी में बैठो, बगैर अलीज़ा की तरफ देखे बोला। अलीज़ा जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। वाह, लड़की संजान की गाड़ी में बैठ गई हो और मेरे मोटरसाइकिल पर बैठते हुए अजीब लग रहा था। इस आदमी ने हकारत से कहा। अपनी बकवास बंद करो। अयान का लहजा काटदार था। क्यों भाई, तुम्हारी बहन लगती है या बीवी? तुमसे मतलब? अयान ने गुस्से से बोला। इस जैसी आवारा लड़कियां बस अमीर तुम जैसे लड़कों को पसंद करती हैं। फहाश। अभी इस आदमी के अल्फाज मुंह में थे। अयान ने अपनी जेब में से गन निकाली। अलीज़ा कार में बैठकर इस आदमी के अल्फाज सुन रही थी और साथ साथ अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर बेआवाज़ रो रही थी। इसने अचानक चेहरे से हाथ हटाया और सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें वहशत से फैली और वो भागकर कार से बाहर आई। सामने अयान इस आदमी पर गन ताने खड़ा था। अलीज़ा भागकर अयान के करीब आई। छोड़ दें इसको, इसने डरते हुए बामुश्किल आवाज़ निकाली। तुम बाहर क्यों आई हो? वापस जाओ, अयान ने सख्त लहजे में कहा।
नहीं, अयान अलीज़े के सामने इस आदमी को नहीं मारना चाहता था। अयान ने इस आदमी के मुंह पर गन की बैक साइड मारी और वो नीचे गिर गया। इसकी गाल और होंठ से खून बहने लग गया। अयान ने ज़ोर से अलीज़े का हाथ पकड़ा और कार की तरफ आया। आह, मेरा हाथ! बैठो अंदर। खुद वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। हम किधर जा रहे हैं? अलीज़े को अयान की सुर्ख आंखों से बहुत खौफ आ रहा था। अलीज़े ने घबराते हुए पूछा। अयान ने कार स्टार्ट की। घर जा रहे हैं, मुकाबिल की तरफ से मुख्तसर जवाब आया। अब की बार लहजा पहले से कुछ बेहतर था, पर आपने तो बोला था कि अलीज़े के अल्फाज भी मुंह में ही थे कि मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया। अब तुमको अपने पास रख कर सज़ा दूंगा। अयान ने पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहा। अलीज़े को पहली बार इस इंसान की मुस्कुराहट से खौफ आया। इसका दिल बोल रहा था कुछ गलत होने वाला है। क्या मतलब सज़ा? अलीज़े ने बोला। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी, अयान ने पुरसुकून अंदाज में कहा। अलीज़े को इसे डरता देखकर वो एंजॉय कर रहा था। मुझे वापस अपने घर जाना है, अलीज़े ने एक बार फिर से कहा। आंसू बहाना शुरू किया। नहीं जा सकती, अयान ने सामने की जानिब देखते हुए कहा। आप अच्छा नहीं कर रहे, मेरा तमाशा बना दिया। सुन रहे थे आप वो आदमी मुझे क्या बोल रहा था? अलीज़े ने मुंह फेरते हुए शिकवा किया। अब वो गाड़ी से बाहर की तरफ देख रही थी। अगर तुम वहाँ नहीं होती तो अब तक वो जिंदा नहीं होना था, अयान ने मुतमईन अंदाज में बोला, जैसे किसी को कत्ल करना इसके लिए आम बात थी। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो ये सारा तमाशा ही नहीं होता और ना इस आदमी को जान से मारने की नौबत आती, और मैं वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से थी। अब की बार अलीज़े ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। आपने मुझे जब अपने घर से निकाल दिया है तो अब किस हक़ से वापस लेकर जा रहे हैं? अलीज़े ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अयान से पूछा। अयान खामोशी से अपनी मासूम बीवी के शिकवे सुन रहा था, जो मासूम थी नहीं बस बन रही थी। अयान को पता था गलती उसकी अपनी ही है। आपको पता है मुझे रास्ते भी नहीं मालूम था, अलीज़े ने मासूमियत से कहा। तो जब रास्ते का पता नहीं था तो घर से क्यों निकली थी? अयान ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। आपने बोला था जाने का, अलीज़े ने इंतहाई मासूमियत से बोला। लाजमी नहीं जो मैं बोलूँ तुम वही करो, ये जो दिमाग है इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। 10 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकती थी, फ़ौरन वहाँ से भागने की अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। मैंने इंतज़ार किया था, अलीज़े ने मुंह बनाते हुए कहा। इंतज़ार किया था तो फिर घर से बाहर क्या कर रही हो? अयान ने सर्द महरी से कहा। तो क्या वहाँ पर बैठकर आपसे अपनी और बेइज्जती करवाती? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अलीज़े ने मुतमईन अंदाज में कहा। लहजे में अभी भी एक गुरूर सा था। अच्छा जी, अभी तक तुम्हारा ये गुरूर टूटा नहीं, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़े ने अयान की तरफ देखा और दिल में बोला, गुरूर तो मैं तोड़ूंगी आपका। अलीज़े ने मुँह से कोई जवाब नहीं दिया। इसे क़याम की मुस्कुराहट जहर लग रही थी। इसे बस जल्द से जल्द अपना मिशन मुकम्मल करना था, जिस मकसद के तक इससे सब करवाया जा रहा था। बाकी का रास्ता दोनों खामोश रहे। अयान ने घर के आगे कार रोकी। निकलो बाहर, अलीज़े ने कोई हरकत नहीं की। अयान अलीज़े वाली साइड पर आया और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आई? मुझे मेरे घर जाना है, अलीज़े ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। अलीज़े ये सारी एक्टिंग इसलिए कर रही थी ताकि अयान को शक न हो। अगर वो नॉर्मल बिहेव करेगी तो इसको शक भी हो सकता है। इसे यही शो करना था। वो इस निकाह से बिल्कुल भी खुश नहीं। अयान को अचानक से गुस्सा आया। इसने एकदम से अलीज़े को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। आह जाहिल इंसान, मेरी बाजू, एक बात मेरी कान खुल कर सुन लो। मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज़ न रखना। मैं बहुत जालिम हूँ और मुझे मौका नहीं देना कि मैं तुम्हें अपने जुल्म का निशाना बनाऊँ, अयान ने इंतहाई सख्त लहजे में बोला। अलीज़े की आंखें भीग गई। बिल्कुल जैसे तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया, बिल्कुल वैसे ही हो तुम, जालिम सफाक, अलीज़े ने दिल में बोला। चलो अब अंदर, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। इनको देखकर ज़रमीना बीबी भी वहाँ आ गई। ज़रमीना बीबी इनका रूम दिखा दें। जी साहिब, मेरे साथ आएँ, अलीज़े ने गुस्से से अयान की तरफ देखा और फिर ज़रमीना के साथ चल गई। इसके बाद अयान वापस अपने रूम में आ गया। अभी वो आकर बेड पर बैठा ही था कि अयान की दोस्त रिमल का फ़ोन आ गया। हेलो अयान, किधर गायब हो? इतने दिन हो गए, कोई पार्टी नहीं की? मैंने सुना है तुम सरदार बन गए हो, वैसे कितने प्यारे लग रहे होगे पगड़ी पहनकर, रिमल ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। अब सरदार मॉडर्न हो गए हैं, अब पगड़ी नहीं पहनते। ओह अच्छा, रिमल थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। बाद में बात करते हैं, अयान ने जान छुड़वाने के अंदाज में कहा। अरे सुनो तो, रिमल ने जल्दी से बोला। बोलो, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। आज डिनर साथ करते हैं, रिमल ने बहुत दिल से कहा। आज मैं मसरूफ़ हूँ, फिर कभी, अयान ने साफ इनकार किया। अरे यार, रिमल ने कहा। अयान ने फ़ोन बंद कर दिया। अयान को दिल रखना नहीं आता था, वो ऐसे ही दिल तोड़ दिया करता था। हद है, रिमल ठंडी आ भर कर रह गई। इस टाइम रात के 9 बज रहे थे। अयान नीचे आया। सामने सोफे पर बैठी अलीज़ा को देखकर चौंक गया, जो कि रोने में मसरूफ़ थी। अयान ने चिढ़ते हुए कहा, ये लड़की कितना रोती है, वैसे इतनी बहादुर बनती है। ज़रमीना बीबी काम करके वापस अपने घर जा चुकी थी। इसको गए काफ़ी देर हो चुकी थी। अयान खाना वगैरह बाहर से ही ऑर्डर करता था।
फिर आज वो खाना मंगवाना भूल गया था, इसे भूख नहीं लग रही थी। अयान अलीज़ा के पास आया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अयान ने नरमी से पूछा। आज सारा दिन गुजरने के बाद वो पहली बार इससे नरमी से बात कर रहा था। अयान को अपने इस कदर नर्म लहजे पर खुद भी हैरत हुई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, अलीज़ा ने रोते हुए कहा। तो कुछ बना के खा लेती, रोने वाली कौन सी बात है? अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अलीज़ा ने नज़रें झुकाए थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा। ऐसे बोलो ना, खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ ज़ुबान चलानी आती। अयान ने भगो कर तंज मारा। अलीज़ा ने अयान को बड़ी बड़ी सब्ज आंखें दिखाई जो सुर्ख हो रही थी। इसने अयान को घूर कर देखा। ओह अच्छा, थोड़ी देर वेट करो, कुछ मंगवा देता हूँ, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम यहाँ सज़ा के तौर पर आई हो, मुझे तुम्हें भूखा रखना चाहिए, अयान ने सीरियस अंदाज में मजाक किया। अलीज़ा ने एक बार फिर आंसू बहाना शुरू किया। अब ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, मजाक कर रहा था। अयान सुबह से इसको रोता देख देख कर थक चुका था। अलीज़ा की आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी, जो अयान को अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद अलीज़ा का खाना आ गया। अलीज़ा को खाना देने के बाद अयान खुद किचन में आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लग गया। अलीज़ा यार बस करो, इतना क्यों रो रही हो, हर बात पर आंसू क्यों बहा रही हो, अलीज़ा ने खाना खाते हुए खुद से कहा। अयान कॉफ़ी बना के भी किचन से बाहर निकल रहा था कि सामने से अलीज़ा खाने वाले बर्तन लेकर आ रही थी। रूम लॉक करके सोना और 10 बजे के बाद मुझे तुम रूम से बाहर नज़र नहीं आओ। जो भी चाहिए हो, तुम्हें जो चाहिए होगा रूम में मिल जाएगा और तुम्हारी सज़ा मैं बाद में तय करूँगा, अयान ने सख्त लहजे में कहा। अलीज़ा खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी। मेरे रूम की तरफ हरगिज़ नहीं जाना, अयान ने अलीज़ा को बाजू से पकड़कर समझाया। मुझे कोई शौक़ भी नहीं जाने का, अलीज़ा ने मुँह बनाते हुए कहा। मेरा असल मिशन तुम्हारे रूम में ही जाना है, तुम्हें तमीज़ नहीं, शोहर से ऐसे बात करते हैं, अयान ने बाजू पर गिरफ्त सख्त की। अलीज़ा को दर्द का एहसास हुआ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, अलीज़ा भी ज़ुबान चलाने से बाज नहीं आ रही थी। हर बात को पूरा पूरा जवाब दे रही थी। तो शुक्र करो निकाह कर लिया है, वरना रेखेल बना के बगैर निकाह के बाद तुम्हें अपने पास रख सकता था, अयान ने इसे धमकाते हुए कहा। इसलिए अपनी ये ज़ुबान संभाल के बात करो, वरना फिर जो भी तुम्हारे साथ होगा इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, अयान ने इसे डराने की कोशिश की। आप मुझे डरा रहे हैं, अलीज़ा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। नहीं, बस समझा रहा हूँ। मैं इस निकाह को नहीं मानती, आपका मुझ पर कोई हक नहीं, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, अलीज़ा ने सर्द लहजे से कहा। क्या कहा तुमने? अयान ने अलीज़ा को बाजू पर गिरफ्त और सख्त की। शायद अब तक इसकी बाजू पर सुर्ख निशान बन चुका था। कुछ नहीं, अलीज़ा को पहली बार अयान से खौफ आया था। इसकी आंखों में अजीब वहशत थी। यहाँ से भागने का सोचा भी ना, जान से मार दूंगा। ये बर्तन रखो और जाओ अपने रूम में, अयान ने हुक्मिया अंदाज में कहा। अलीज़ा ने जल्दी से बर्तन रखे और वहाँ से तेज़ी से अपने रूम में आ गई। इसके बाद अयान भी अपने रूम में आ गया। अलीज़ा की मामा जब से वापस आई थी, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अलीज़ा के बाबा को क्या बताएंगी। अगली सुबह अयान की आंख काफ़ी देर से खुली थी। अयान ने अमेरिका से बिज़नेस की तालीम हासिल की और शहर में इसका अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम शहर ही रहता था। बिज़नेस के साथ सरदारी करना इसे काफ़ी मुश्किल लग रहा था, पर वो दादा जान की खुशी के लिए मान गया था। अयान अपने रूम से तैयार होकर बाहर आया। आज इसके ऑफिस में मीटिंग थी। इस टाइम सुबह के 9 बज रहे थे। ज़रमीना बीबी अलीज़ा को लेकर आए, अयान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जी साहिब, ज़रमीना ये कहते हुए अलीज़ा के रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ज़रमीना वापस आए। जी, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। क्यों? अयान ने सरमहरी से कहा। मुझे नहीं मालूम साहिब, ज़रमीना ने घबराते हुए कहा। दोबारा चेक करो और बाकी कमरों में भी देखें। ये कहते हुए अयान खाने वाली टेबल से उठा। जी साहिब, देखती हूँ। अलीज़ा जी किधर है? अयान का घर काफ़ी बड़ा था और घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन भी था। अयान अलीज़ा को देखने बाहर गार्डन की तरफ आया और सामने का मंजर देख अयान को झटका लगा। अयान के गार्डन में एक झूला था जहाँ अलीज़ा बहुत मज़े से बच्चों की तरह झूले ले रही थी। अलीज़ा के लंबे बाल भी हवा में झूल रहे थे। अयान गुस्से से चलता हुआ अलीज़ा के पास आया। उठो झूले से, इधर क्या कर रही हो तुम? अयान ने सरमहरी से कहा। आपको तो पता है मैं आपकी बीवी हूँ। इस हैसियत से ये घर जितना आपका है इतना मेरा भी है। मैं बस अपने घर को देख रही थी। आपको कोई मसला है? वो आपको लगा मैं भाग गई? अलीज़ा मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, अलीज़ा ने पुरसुकून अंदाज में कहा, और वो साथ मुस्कुरा भी रही थी। कल वाली अलीज़ा और आज वाली अलीज़ा में वाज़ह फ़र्क था। कल का सारा दिन आंसू बहाकर गुजरा था और आज वो खुश नज़र आ रही थी। अयान के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी। तुम्हारी कुछ ज़्यादा नहीं ज़ुबान चल रही? अयान ने आंखें दिखाते हुए कहा, रूपदार आवाज़ में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलीज़ा अभी भी झूले ले रही थी।
इसने झूला नहीं रोका था। अयान ने अलीज़े को बाजू से पकड़ा और झूले से नीचे उतारा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की अच्छा नहीं होगा, अयान ने इसे धमकाते हुए कहा। मजीद क्या ही बुरा होगा मेरे साथ, अलीज़े ने पुरसुकून अंदाज में कहा। न चाहते हुए किडनैप हो गई, अपने बाबा के बगैर किसी की बीवी बन गई, ना चाहते हुए निकाह हो गया, मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त, सब कुछ मुझसे दूर हो गया। मजीद क्या ही बुरा कर लोगे। अलीज़े का अंदाज़ ऐसा था जैसे अब इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अयान अलीज़े के कान के करीब झुका। ये तो कुछ भी नहीं है, असल सज़ा तो भी बाकी है। दोबारा किसी पर हाथ उठाने का सोचोगी नहीं। और आगे तुमने बोला तुम खुद को मेरी बीवी मान चुकी हो, तो फिर तुम्हें बीवी के फ़राइज़ भी पता होंगे, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। जी पता है मुझे बीवी के फ़राइज़, अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में कहा। आप बताएं, आपको पता है बीवी के हकूक़, अलीज़े ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। फ़िक्र नहीं करो, मैं सारे हकूक़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें किसी हकूक़ से बिल्कुल महरूम नहीं रखूँगा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्म करें थोड़ी, अलीज़े ने मुँह बनाते हुए कहा। वह अयान की बात का मतलब समझ चुकी थी। वो तुम कर लो, मैं शर्माता अच्छा नहीं लगूँगा। चलो आओ अंदर चलें, बाकी के हकूक़ बाद में बताऊँगा तफसील से, अयान ने तफसील लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं, अलीज़े ने अयान को पीछे धक्का देते हुए कहा, क्योंकि वो इसके बहुत करीब खड़ा था। अच्छा ठीक है, अब आओ अंदर, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने मिलकर नाश्ता किया। दोनों आमने सामने टेबल पर बैठे थे। एक बात कहूँ, अलीज़े ने बोला। बोलो, सुन रहा हूँ। अगर आपको बीवी के हकूक़ पता होते तो कभी भी मुझे सज़ा देने की बात नहीं करते। बीवी का पहला हकूक़ ही यही है कि इससे प्यार किया जाए, इसके साथ नरमी की जाए। अलीज़े किसी टीचर की तरह समझा रही थी। कुछ औरतें नरमी के लायक नहीं होती, और मिस अलीज़े, आपका शुमार भी उन्हीं औरतों में होता। अयान संजीदा अंदाज में बोल रहा था। और आपको ऐसा किसने कहा, अलीज़े ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मैंने खुद मुशाहिदा किया, मैं इस दिन तुम्हारी मदद कर रहा था, बदले में मेरी गाल पर थप्पड़ एसीद कर डाला, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। अभी तक मेरा मजाक बना रहे हैं, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, अयान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अंदाज ऐसा था जैसे अलीज़े इसे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी ज़्यादती कर गई हो। अयान वहाँ से उठकर चला गया। अलीज़े खामोशी से इसे ज़्यादा देख रही थी। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, मैं मजबूर थी। काश मैं आपको सच बता सकती, अलीज़े ने दिल में बोला। नाश्ते के बाद अलीज़े अपने रूम में वापस आ गई। ज़मीना बीबी आपने अलीज़े पर नज़र रखनी है, अयान जाने से पहले ज़रमीना को हुक्म देकर गया था। जी ठीक है साहिब, ज़रमीना ने कहा, जो नज़रें झुका कर खड़ी थी। इसके बाद अयान ऑफिस के लिए निकल गया। आज इसकी मीटिंग थी। 1 घंटे की मीटिंग के बाद अयान मीटिंग रूम से बाहर आया। अभी वो बाहर आया ही था कि दादा जान की कॉल आई। जी दादा जान, आपके जासूस ने आपको खबर दे दी। वैसे बड़े कोई पक्के खिलाड़ी को आपने रखा है। मेरी जासूसी पर इतने अरसे से तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम नाराज़ हैं, आपसे हमारे बगैर निकाह कर लिया। हमसे पूछना तो दूर, हमें बताना भी गवारा नहीं किया, दादा जान ने नाराज़गी से कहा। सॉरी दादा जान, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, लेकिन मैं वलीमा गाँव आके करूँगा। और आप ही की ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ, फिर पूरी कर दी, अयान ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं चाहता था कि तुम शादी करो, पर मेरी पसंद की लड़की से करते, दादा जान ने तासुब से कहा। अच्छा, तो आपने मेरे लिए कोई लड़की पसंद भी की थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अयान ने हैरत से पूछा। जिस दिन तुम सरदार बने थे, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने वाला था, पर तुम चले गए थे, दादा जान ने रूठे रूठे लहजे में कहा। अच्छा, वैसे कौन थी वो लड़की जिसको आपने मेरे लिए पसंद किया, अयान ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हारी पुप्पो जरगुना की बेटी नूर बानो। इस्तगफार दादा जान, अयान के मुंह से बेख्तियार निकला। दादा जान, मैं इसे बहन मानता हूँ, बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम्हारी बहन सिर्फ मीरू है, दादा जान ने कहा। अच्छा ना दादा जान, अब तो मेरी शादी हो गई, बस 2-3 दिन में चक्कर लगाता हूँ, अयान ने बात का रुख बदलने की कोशिश की। वलीमा भी अब इधर ही कर लो, मेन चीज़ तो निकाह था, इसमें शामिल नहीं किया, दादा जान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। अरे दादा जान, नहीं नाराज़ होना, अभी तुम्हारी माँ को भी नहीं पता, ना जाने वो क्या वबाल खड़ा कर देगी। जी दादा जान, मैं सब संभाल लूँगा, बस आप नाराज़ नहीं हो। देखिए मैं सरदार बनाऊँ, आपके कहने पर अब आप भी मेरी खुशी में खुश हो जाएं। अच्छा ठीक है, दादा जान मज़ीद कुछ ना बोल सके। जल्दी आऊँगा, अल्लाह हाफिज़, अयान ने फ़ोन अपने कोट की जेब में रखा। वो अपने ऑफिस रूम में आया। वहाँ अहमद और हसन पहले से ही मौजूद थे। अभी तक निकाह के सिलसिले पर अयान की इनसे बात नहीं हुई थी। हसन अलीज़े की मामा को छोड़कर वापस अयान के घर नहीं आया था। वो अयान से नाराज़ था, क्योंकि इतना बड़ा फ़ैसला अकेले ही कर लिया, मशवरा तक नहीं लिया, और मिलाद का बोलकर मौलवी को बुलवाया। वो इसे सच भी तो बता सकता था। अहमद और हसन नाराज़ महबूबा जैसी शक्लें बनाकर बैठे थे। अयान ने दोनों को कॉल करके बुलवाया था। चाय मंगवाऊं, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, अहमद ने हफ़ा से लहजे में कहा।
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपना तो हर एक बेगाना लगता है। हसन ने फ़ोन में गाने की यह लाइन प्ले की। अरे अरे, क्या हो गया है तुम लोगों को? अयान ने मसनूई हैरत शो करते हुए कहा। इसे पता था दोनों एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। हाँ हाँ, खुद भाभी बेगम के हाथ की चाय पी कर आए हो, हमें ऑफिस की बदजायका चाय मंगवा कर दे रहे हो, अहमद ने कहा। अरे इसे खाना बनाना नहीं आता, अयान ने ठंडे लहजे में कहा। पहले ये बताओ, थप्पड़ से शादी तक का सफ़र एक दिन में कैसे तय किया? हसन ने आईब्रो उचकाते हुए सवाल किया। यार, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इतनी आसानी से माफ़ क्यों करता? तुमने इससे बदला लेने के लिए शादी की है? अहमद ने हैरत से पूछा। सोचा तो यही था, इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ूंगा, एक माह में साथ रखूंगा और फिर तलाक दे दूंगा। पर कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर से दादा जान को भी पता चल गया। रात को मैडम को बाहर से खाना ऑर्डर करके देता हूँ। मेरा खर्चा बढ़ गया, उल्टा मेरा खर्चा बढ़ गया। अहमद और हसन एक साथ हंसते। शादी के साइड इफ़ेक्ट्स, अहमद ने मुस्कुराते हुए बोला। ऊपर से यह वलीमे वाला अलग तमाशा। वलीमा किधर करना है? अहमद ने पूछा। वलीमा गांव जाकर करूँगा, तुम दोनों भी लाजमी आना, मुझे तो तुम्हारी बारात पर डांस करना था, अहमद ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें घोड़ी पर चढ़ता देखना था। हाय, मेरे कितने अरमान थे, हसन ने दुखी अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हो, मोरे क्या करेंगी? अयान को फिक्र लाहक हुई। इसके बाद वो तीनों एक साथ हंसे और बस हंसते चले गए। मेरे वलीमे पर लड़कियां ढूंढ लेना, अयान ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया। अरे रहने दो भाई, सारे गांव की लड़कियां होंगी, मुझे ये जमीला शकीला अट्रैक्ट नहीं करेंगी, हसन ने मुंह बनाते हुए कहा। शहर की लड़कियां तुम्हें बेच के खा जाएंगी, इतना खर्चा करवाती हैं, तोबा, हर रोज़ एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है, अहमद ने हंसते हुए कहा। अयान, रीमल को पता है? हसन ने सीरियस अंदाज में कहा। नहीं, इसे नहीं पता, और तुम लोग भी ना बताना, जज्बाती है, कुछ गलत कर लेगी, अयान ने फिक्रमंदी से कहा। मैं मुनासिब मौका देखकर बता दूंगा, जब तक बात छुपी है, छुपी ही रहने दो। अयान, वो तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रही है, अहमद ने संजीदगी से कहा। मैंने इसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया, जो कर रही है अपनी मर्ज़ी से कर रही है। 10 बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, फिर भी पीछे नहीं हट रही, मैं अब क्या कर सकता हूँ? इसके बाद वो तीनों इधर उधर किया और बिजनेस की बातें करते रहे। अयान रात को घर काफ़ी देर से आया था। अलीज़े सो चुकी थी। अयान का आज सारा दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा। वो सीधा अपने रूम में आया, फ्रेश हुआ और सोने के लिए लेट गया। अलीज़े के लिए इसने खाना बनाने वाली का इंतज़ाम कर लिया था। अलीज़े ने इसके साथ मिलकर अपने लिए खाना बनाया। अगली सुबह अलीज़े अयान से पहले खाने वाली टेबल पर मौजूद थी। नाश्ता अयान का ज़रमीना बीबी ही बनाया करती थी। अयान तैयार होकर नीचे आया। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़े ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, अयान ने जवाब दिया। अयान अलीज़े के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तैयारी कर लो, 1-2 दिन में मेरे गांव जाना है, वहाँ वलीमा है, अयान ने कहा। क्यों? अलीज़े ने कहा। क्या मतलब क्यों? जितना बोला है बस उतना करो और हर बात पर सवाल नहीं किया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अयान ने सख्त लहजे में कहा। गुस्से के अलावा भी आपको कुछ और आता है? अलीज़े ने भी इसी अंदाज में कहा। हाँ आता है, तुम जैसी कमअकल औरतों की अकल ठिकाने लगाने आती है, और बहुत जल्द मैं लगाऊंगा, हर बात पर ज़ुबान चलाने लगी है, अयान ने धमकाते हुए कहा। मुझे नहीं जाना, अकेले ही जाओ, अलीज़े ने मुंह बनाते हुए कहा और कप में अपने लिए चाय डाली। तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, तुम जाओगी, बस बात ख़त्म, अयान ने हतमी फैसला करते हुए कहा। मैं भी बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, बस बात ख़त्म, अलीज़े ने भी एक बार फिर उसी अंदाज में जवाब दिया। पहले दिन तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं ने रोक रखे थे, अब तुम्हारी कैंची जैसी लंबी जुबान नहीं बंद होती। पहले दिन तुम्हारे मगरमच्छ जैसे आंसू रुक नहीं रहे थे और अब तुम्हारी कैंची जैसी लंबी जुबान नहीं बंद होती, अयान ने चिढ़ते हुए कहा। इसे ज़्यादा बोलने वाली औरतें जुबान दराज औरतें और रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अलीज़े में ये तीनों बातें थीं। अयान ने अलीज़े का मुंह दबोचा। आज अपना सामान पैक कर लो, हम जाएंगे, अयान ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अलीज़े इस अमल के लिए तैयार नहीं थी। मेरा सारा सामान मामा के घर है, इसने घबराते हुए कहा। इसने अपना मुँह छुड़वाना चाहा, पर अयान की गिरफ्त सख्त थी। हाँ, आज तुम्हें इधर ले जाऊँगा, ले आना, इसने एक झटके के साथ इसका मुंह छोड़ा। इसके बाद अयान वहाँ से चला गया। अलीज़े काफ़ी देर तक तेज़ तेज़ सांस लेती रही। इसने गिलास में पानी निकाल कर पिया और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई। ज़रमीना बीबी बर्तन उठाने के लिए वहाँ आई। ज़रमीना बीबी, ये गांव किधर है और वहाँ कौन कौन रहता है? आप गई हैं कभी? अलीज़े ने एक साथ इतने सारे सवाल किए। जी, मैं अयान साहिब के गाँव की ही हूँ। मेरी शादी शहर में हुई है और इसके बाद अयान साहिब का बड़ा एहसान है, इन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। वो तो ये आदमी एहसान भी करता है। अलीज़े को हैरत हुई। इसने ये बात दिल में बोली। अयान साहिब की गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है, मैं भी पहले इधर काम करती थी। ज़रमीना बीवी मुस्कुराते हुए सब सवालों का जवाब दिया। वहाँ अयान साहिब की मोरे, एक पुप्पो, इनकी 2 बेटियाँ और अयान जी के दादा जान और एक मेहरुनिसा बीवी अयान साहिब की इकलौती बहन है।
अच्छा, इसकी क्या उम्र है? अलीज़ा ने पूछा। 17 साल की होगी, ज़रमीना ने जवाब दिया। अच्छा, और ये मोरे क्या है? अलीज़ा ने दिलचस्पी से पूछा। और अयान के मामा बाबा नहीं हैं? अरे जी, मोरे अम्मी को ही बोलते हैं। अयान साहिब पठान हैं, पश्तो में अम्मी को मोरे बोलते हैं। ज़रमीना बीबी ने हंसते हुए कहा। ओह अच्छा, और अयान के बाबा? अलीज़ा ने एक और सवाल पूछा। वो नहीं जानती थी वो क्यों इतनी दिलचस्पी से इसके ख़ानदान के बारे में सवाल जवाब कर रही थी। वो तो बस यहाँ से भागना चाहती है। जैसे ही इसका मिशन मुकम्मल हुआ वो यहाँ से भाग जाएगी। जी जी, इनका दुश्मनी में किसी ने कत्ल कर दिया था। ओह अच्छा, मेरी बात सुने, अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। जी बीबी, ज़रमीना ने मुतवज्जा होते हुए कहा। आपकी शादी हुई है ना? जी बीबी, हुई है। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, शोहर को कैसे कंट्रोल करते हैं? मेरा मतलब, आपके पास कोई तजुर्बा तो होगा। जिसे देखें अयान बहुत गुस्सा करता है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे नरमी से पेश आए? एक बार फिर इसने ना चाहते हुए ये सवाल किया था। वो ज़रमीना की तरफ ही देख रही थी। ज़रमीना टेबल से सारे बर्तन उठा चुकी थी। अब वो इसके सामने कुर्सी रख कर बैठी थी। वो क्यों इसके गुस्से को कंट्रोल करना सीख रही थी? अलीज़ा ने खुद से सवाल किया। जो मर्ज़ी करे, इतना तंग करूँगी खुद थक कर छोड़ देगा। अलीज़ा ने दिल में सोचा। बहुत आसान हल है। ज़रमीना ने मुस्कुराते हुए कहा। शोहर को बीवी से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इसकी और इसके घर वालों की इज़्ज़त करूँ, जब आजकल की लड़कियाँ ससुराल वालों को घास ही नहीं डालती। शोहर के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो, हर बात का नरमी से जवाब दो, और मर्द के साथ वफादार रहो। बस कसम से बीबी जी, और इनको हम औरतों से इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अलीज़ा थोड़ी देर खामोश रही। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने बस इतना कहा। अलीज़ा वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। ज़रमीना भी कुर्सी से उठकर किचन में बर्तन धोने चली गई। ज़रमीना की बातें अभी भी इसके दिमाग में चल रही थी। बाकी सब तो मैं कर लूँगी, पर मोहब्बत नहीं, कभी नहीं। अलीज़ा ने खुद को समझाते हुए कहा। मुझे इस इंसान से कभी मोहब्बत नहीं होगी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी शीशे में अपना अक्स देखते हुए बोली। खुद से बातें कर रही थी। जिस इंसान ने मुझे इतनी अजियत दी, मुझे इससे मोहब्बत नहीं होगी। वफ़ादारी, ज़रमीना के अल्फाज इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। अयान मेरा शोहर है, क्या मैं इसके साथ वफ़ादार हूँ? अलीज़ा ने खुद से सवाल किया। मैं तो यहाँ जासूसी करने आई हूँ। अलीज़ा खुद को रोकना है, मोहब्बत नहीं करनी। अलीज़ा खुद को समझा रही थी। लड़कियों के अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होते हैं। अलीज़ा के सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। मैं इसकी वजह से सुर्ख लहंगा तक नहीं पहन सकी। मेरी मामा कहती थी मेरी बेटी सुर्ख लहंगे में बड़ी लगेगी। मैं खुद को सुर्ख लहंगे में नहीं देख सकी। अचानक अलीज़ा को ख्याल आया, अयान वलीमे का बोल रहा था, पर मैं वलीमे पर सुर्ख जोड़ा नहीं पहन सकती। इसका मुंह बन गया और वो उदास होकर बेड पर बैठ गई। इसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। इसने टीवी ऑन किया, फिर इस पर सारे पश्तो ज़ुबान के चैनल थे। So जी, this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. और आप मुझे बताएं ये नया नॉवल आपको कैसा लग रहा है। अलीज़ा और अयान की जोड़ी आपको कैसी लग रही है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।